नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम शिवराज ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की है और करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा चली है। लंबी चर्चा में माना जा रहा है कि कई मसलों पर चर्चा हुई है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मसला मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो कैबिनेट विस्तार की अटकलें इस मुलाकात के बाद तेज हो गई हैं। ये भी जानकारी लगी है कि यूनिवर्सिटी परीक्षा कैलेंडर को लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन करीब 45 मिनट की लंबी चर्चा सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन के बीच राजभवन में हुई है। करीब 45 मिनट चली इस मुलाकात के बाद अटकलें अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और तेज हो गई हैं। माना यही जा रहा है कि इस पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और हालांकि इससे पहले भी लगातार कवायदें जारी रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले भी राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर चुके हैं अलग अलग मौकों पर, और उस दौरान भी ऐसी खबरें रहीं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही चर्चा राज्यपाल और सीएम के बीच हुई है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, इस बार ये चर्चा अब क्या इसके मायने हम निकालें? 45 मिनट ये लंबी चर्चा सीएम और राज्यपाल के बीच। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये जो मुलाकात हुई है काफी अहम मुलाकात मानी जा रही है और जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें चल रही हैं उसको लेकर एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हो सकता है। हालांकि इस मुलाकात की एक वजह ये भी मानी जा रही है कि आने वाले दिनों में जो विश्वविद्यालयों का एकेडमिक कैलेंडर तय होना है उसको लेकर भी राज्यपाल की मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। राज्यपाल ने एक समिति का गठन किया था जिस समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी थी और उन सिफारिशों को लेकर अब मुख्यमंत्री से राज्यपाल की चर्चा हुई है। तो हो सकता है कि आज शाम तक या कल तक जो एकेडमिक कैलेंडर है उसको लेकर निर्देश सरकार की ओर से जारी किए जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अब अगर हम जिक्र करें शरद, पिछली बार जब मुलाकात हुई थी शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल से, उससे पहले वो संविदा गए थे, आरएसएस के पदाधिकारियों से भी मिले थे। अगर वाकई में इस मसले पर कोई चर्चा हुई है तो कोई क्या संभावनाएं नजर आती हैं? चौथा लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोई विस्तार हो सकता है या फिर उससे पहले ही कोई स्थितियां बन सकती हैं मंत्रिमंडल विस्तार की? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, जैसा मैंने कहा कि जब भी मुलाकात राज्यपाल से मुख्यमंत्री की हो रही है तो फिर अटकलों के बाजार लगातार गर्म हो जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी उनकी 2 से 3 बार मुलाकात हो चुकी है जैसा कि आपने कहा भी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मुलाकातें मंत्रिमंडल को लेकर ही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये सबकी दिलचस्पी रहती है और एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। यही वजह है कि अटकलें लगना शुरू हो जाती हैं। हालांकि उनकी वजह मुलाकातों की कुछ और भी हो सकती हैं, जैसा कि आज की मुलाकात के बारे में मैंने कहा कि हो सकता है कि एकेडमिक कैलेंडर को लेकर भी ये चर्चा रही हो, जिनको लेकर भी कहा जा रहा है, और मंत्रिमंडल विस्तार भी एक जो अटकलें हैं उनको लेकर है। जहां तक बात लॉकडाउन की है तो जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक है उसमें ये माना जा रहा है कि हो सकता है 31 मई से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए जो लॉकडाउन खत्म होने की अवधि है। तो हो सकता है कि लॉकडाउन 4 के आखिर तक भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हो। इससे पहले ये एक बात जरूर कही जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उससे पहले एक दिल्ली दौरा होगा और दिल्ली दौरे में अंतिम मोहर जो लगनी है नामों को लेकर वो लगेगी और उसके तुरंत बाद ही जो विस्तार की औपचारिकताएं हैं या प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। एकेडमिक कैलेंडर पर भी चर्चा हुई होगी। विश्वविद्यालय का एकेडमिक कैलेंडर तैयार होना है, लेकिन दूसरी बात यह कि हो सकता है कि शायद वो तिथियां भी तलाशी जा रही हों, तारीख भी तलाशी जा रही हो, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि दिल्ली दौरा होगा शिवराज सिंह चौहान का, तिथियों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे, वहां से हरी झंडी मिलेगी, फिर शायद कोई नया विस्तार, कुछ नए चेहरे अलग अलग खेमों से नजर आए। बिल्कुल, देखिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना होगा या जिस दिन को भी होना होगा उसमें राज्यपाल की उपलब्धता राजधानी में होना और उनका कार्यक्रम तय होना भी महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि जब भी मंत्रिमंडल को लेकर अटकलें चलती हैं तो मुख्यमंत्री पहले
कक्षीवश राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और फिर वक्त और तिथि निर्धारित कर ली जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी मुलाकातें होती हैं तो इनको लेकर अटकलें लगाई जाती हैं। आज की भी ये मुलाकात हुई है, जिसके बाद बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि जो सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर ऐसी संभावना कम है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 31 मई से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम तरह की अटकलें और इन अटकलों के बीच तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। जैसा कि शरद बता रहे हैं कि हो सकता है कि 31 में 31 मई के पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और खबर इंदौर से, जहां मंत्री तुलसी सिलावट को चुनौती दे रहे हैं प्रेमचंद गुड्डू। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के ईद की बधाई के पोस्टर पर पंजा नजर आया है। सांवेर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने की तैयारी है प्रेमचंद गुड्डू की। कांग्रेस ने हालांकि अभी तक प्रेमचंद गुड्डू को हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं और मंत्री तुलसी सिलावट को लगातार चुनौती भी वो देते आ रहे हैं। तो प्रेमचंद गुड्डू ने ईद बधाई पर पोस्टर जो लगवाया है उसमें पंजा निशान नजर आ रहा है, यानी कि कांग्रेस का जो निशान है पंजा वो उनके पोस्टर पर दिख रहा है और इसी से माना जा रहा है ऐसा कि हो सकता है कि वो तुलसी सिलावट को विधानसभा उपचुनाव में चुनौती देते हुए नजर आए। और भोपाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पीसीसी चीफ से मिले हैं प्रेमचंद गुड्डू। बीजेपी छोड़ने के बाद कमलनाथ से मुलाकात की है प्रेमचंद गुड्डू ने। उपचुनाव में लड़ने की तैयारी बताया जा रहा है कि प्रेमचंद गुड्डू कर रहे हैं और इसी संबंध में उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं प्रेमचंद गुड्डू। तुलसीराम सिलावट के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं प्रेमचंद गुड्डू। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, पीसीसी चीफ से प्रेमचंद गुड्डू ने मुलाकात की और इससे पहले भी जो खबरें थी, चर्चाएं थी कि बड़े चेहरों को उतारने की तैयारी में है कांग्रेस। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, इस मीटिंग में क्या कुछ और क्या माने इस मीटिंग के? क्या प्रेमचंद गुड्डू की राह और आसान हो जाएगी विधानसभा उपचुनाव में उतरने की? तौर पर संकेत इसी बात को मिल रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू का आज एक सोशल मीडिया पे ट्वीट भी वायरल हुआ, उसमें भी ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वो अब बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। लेकिन उपचुनाव में क्या वो उम्मीदवार होंगे, इसी को लेकर मंथन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और इसी को लेकर जो है प्रेमचंद गुड्डू की पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात हुई है। अभी ये मुलाकात खत्म हुई है, लेकिन क्या इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई है इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ये अब लगभग तय माना जा रहा है कि तुलसीराम सिलावट जो कि अभी हम बात करें तो मंत्री हैं, उनके खिलाफ प्रेमचंद गुड्डू को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसको लेकर जो है लगातार मंथन किया जा रहा था, फीडबैक लिया जा रहा था। कमलनाथ की फोन पर भी प्रेमचंद गुड्डू से चर्चा हो चुकी है और अब इस मुलाकात के बाद ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद गुड्डू जो है कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो काफी अहम मुलाकात है और कांग्रेस जिस तरीके से जमावट करती हुई नजर आ रही है उससे बिल्कुल अनुराग, मिल रहे हैं। ये मुलाकात आप बता रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है, मुलाकात पूरी हो चुकी। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। अनुराग, शुक्रिया आपका। तो प्रेमचंद गुड्डू पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिले हैं, मुलाकात की है उन्होंने और इसके बाद ये अटकलें और तेज हो गई हैं कि हो सकता है कि जो 24 सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है उनमें से एक सीट पर प्रेमचंद गुड्डू भी चेहरा हो कांग्रेस का। तुलसी सिलावट को हो सकता है, ऐसी अटकलें हैं कि तुलसी सिलावट को वो चुनौती देते हुए नजर आए। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। बीजेपी के सवालों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। तो दरअसल कोरोना संकट को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही, कई और मसलों को लेकर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। इसके जवाब में निशाना साधा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
बीजेपी पर। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कई पुराने जो मामले हैं उनका जिक्र किया, उनकी याद दिलाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो बीजेपी के सवालों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। किसान न्याय योजना में बीजेपी नेताओं का नाम आया है, ये कहा सीएम भूपेश बघेल ने। और उन्होंने ये भी कहा कि आज जब उनका नाम सामने आया तो उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है और संकट के समय में किसानों को मदद मिली है। इस समय बीजेपी को ये योजना और उसका काम स्वीकार करना चाहिए। तो पलटवार किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर। बीजेपी ने कुछ सवाल उठाए थे सरकार पर और सीएम पर। अच्छा काम तो उन लोगों ने पहले कर लिया था। जब वो लोग कांग्रेस के नेताओं के नाम जारी कर रहे थे, विधानसभा में पढ़ रहे थे, तब उनको ओछापन नजर नहीं आया। आज जब उनके नाम जब साया हो रहा है तब उनको तकलीफ हो रही है। तो फिर विरोध किस बात का? एक तरफ आप कहते हैं कि 4 किस्त नहीं होना चाहिए, 1 किस्त होना चाहिए और दुनिया भर की बातें कहते हैं, तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत अच्छा है। पूरे देश में अकेले छत्तीसगढ़ है जहां लागू हुआ है कि इस संकट के समय में किसानों को एक मदद मिली है, सहायता मिली है। ऐसे के समय में जब सब लोग परेशानी में हैं, जहां मानसिक रूप से जो घरों में बंद है, मानसिक रूप से परेशान है, वहीं आर्थिक परेशानियां भी है। और आर्थिक परेशानी को दूर करने का काम यदि छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है तो उन्हें प्रशंसा करना चाहिए। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। ममता, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था कई मसलों को लेकर, चाहे कोरोना का मसला हो या और पुराने दूसरे मसले, लेकिन जवाब अब मिला है बीजेपी को। उन पुराने मसलों को लेकर भी बहुत साफगोई से सीएम भूपेश बघेल ने बात रखी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो झीरम हत्याकांड हुआ, जो झीरम कांड हुआ था, उसको लेकर भी कहा कि ये एक षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के ऊपर से अभी भी पर्दा नहीं उठा हुआ है। उन्होंने एनआईए के जांच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एनआईए ने उन लोगों के बयान तो लिए ही नहीं है जो उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि एनआईए को जो है ये पूरी जांच को राज्य सरकार को सौंप देनी चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें तो किसान न्याय योजना को लेकर जिस तरह से बीजेपी हमलावर हो रही थी कि बीजेपी नेताओं के जो नाम है वो सार्वजनिक हो गए, जो बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं उनके नाम सार्वजनिक हो गए, तो उसको लेकर वो कह रहे थे कि उस समय क्या था जब जो बीजेपी के जो नेता हैं वो इस तरह की कोई योजना लॉन्च करते थे और सीधे कांग्रेस के नेताओं के नाम जो है वो सार्वजनिक करते थे और विधानसभा में इसकी जानकारी दी जाती थी। कोरोना को लेकर भी उन्होंने कहा कि लगातार जो है कोरोना को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और एक के बाद एक जो स्टेप वाइज जो है जिस तरीके से एक वर्ग को लेकर चलना चाहिए उस तरह से काम कर रही है। और यही वजह है कि फिर भी अगर हम बात करें तो देश भर की तुलना में स्थिति यहाँ पर ठीक है। जी बिल्कुल, 2 बातें। एक तो ममता, अगर इस योजना के तहत बीजेपी के नेताओं या उनसे जुड़े लोगों को लाभ मिला है तो वो उस लाभ को लौटा भी सकते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसी योजना जो किसानों और लोगों के लिए लाभ पहुंचा रही तो इसमें विपक्ष को क्या आपत्ति, क्यों दिक्कत है? देखिए, विपक्ष का कहना है कि 4 किस्तों में जो ये रकम दी जा रही है वो नहीं देना था, उसको लेकर वो कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो सरकार है उनका कहना है कि राज्य की आर्थिक स्थिति जो है वो सभी को पता है कि कोरोना के चलते पूरी दुनिया में किस तरीके से जो आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगाई हुई है और राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो भी डगमगाई हुई, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। लगातार लॉकडाउन की जो स्थिति रही उसके बाद में, ऐसे में फिर भी राज्य सरकार जो है ऐसा जो है वो राज्य सरकार का कहना है कि वो किसानों के हित को सोच करके किस्तों में सही लेकिन राशि दे रही है। और उनका कहना है कि खेती की, जैसे पिछले जो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान आया था कि उनका कहना था कि किसानों को खेती के लिए जो राशि चाहिए होती है वो एक मुश्त नहीं चाहिए होती है, तो किस्तों में इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि वो ऐसे समय में खाली भी ना बैठे और उनको कम से कम खाद बीज और ये तमाम तरह की जरूरतें जो है उनके लिए जो राशि है वो मिल जाए। दूसरी बात ये है कि उनका कहना है बिल्कुल इन हालातों के बीच जब सोर्सेज ऑफ इनकम लगभग राज्यों के बहुत कम हो चुके हैं उसके बावजूद भी लगातार अब किसानों के लिए राहत पहुंचाई जा रही है और जो नई योजना भी शुरू की गई है इससे भी सीधे तौर पर लाभ किसानों को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
अगली खबर का रुख करें। अगली खबर रायपुर से। झीरम घाटी की 7वीं बरसी है आज और सीएम भूपेश बघेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस भवन में सीएम ने शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के दिन उन्होंने कहा कि आज के दिन को हम भूल नहीं सकते। बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण महेंद्र कर्मा के नाम पर किया जाएगा। तो झीरम मामले की आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस मामले में भूपेश बघेल ने न केवल सभी शहीदों को याद किया बल्कि उन्होंने बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण महेंद्र कर्मा के नाम पर किए जाने का जिक्र भी किया। मैंने आदेश किया कि सभी शासकीय अर्थशासकीय कार्यालयों में झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में हम सब मनाएं और उन्हें नमन करें। इस अवसर पर हम अपने महापुरुषों के यादों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक एक करके कार्यक्रम देते जा रहे हैं। पिछले वर्ष मैंने घोषणा की थी कि जगदलपुर में और नई राजधानी में झीरम ने शहादत दिए सभी वीरों के यादों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वहां स्मारक बनाए जाएंगे। लेकिन इस साल आप सबको विदित है कि कोरोना के कारण से वह नहीं हो। लाल आतंकी एक ऐसी हिंसा जिसने छत्तीसगढ़ ही नहीं देश को हिलाकर रख दिया था, वह झीरम घाटी की, जहां आज ही के दिन माओवादियों ने ऐसा खूनी खेल खेला था जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं, सुरक्षा बल के जवान और आम लोग सहित करीब 32 लोगों को माओवादियों ने मौत की नींद सुला दिया था। इस घटना को हुए 7 साल बीत गए हैं। अब तक उस घटना से जुड़े बड़े माओवादी लीडरों की ना तो गिरफ्तारी हो सकी है और ना ही जांच एजेंसियों की कोई रिपोर्ट सामने आई है। झीरम की 7वीं बरसी पर मारे गए लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती न्यूज 18 की ये खास रिपोर्ट। 25 मई 2013, जी हां, छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे काला दिन, जब माओवादियों ने कातिलाना हमला कर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सहित 32 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। सभी सुकमा से लौट रही थी। जैसे ही कांग्रेस का काफिला दरभा के झीरम घाटी में पहुंचा, उसी दौरान माओवादियों ने 3 घंटे तक ऐसा कहर बरपाया जिसे याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। वो मंजर सोचकर ही अंदर से सिरन सी पैदा हो जाती है। जिस दृश्य को देखने के बाद पूरे शरीर में, मेरे साथ जो साथी था मेरा गोपी माधवानी, उसको अपने सामने मरते देखते हुए और ब्लास्ट को देखते हुए मेरे मन में एक बहुत जोर से सिरन से पैदा होती है। और 7 साल होने को है और केंद्र में बैठी सरकार किसी प्रकार के न जांच में सहयोग कर रही है, न राज्य सरकार डायरी मांग रही है तो दे रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। 25 मई के दिन को याद करके जो भी सच्चा कांग्रेसी है उसकी आंखों से स्वयं ही अश्रुधारा बहने लगती है। कांग्रेस मानो पितृविहीन हो गई थी। सारे बड़े लीडर्स अलविदा कह गए थे और मानो ऐसे लगने लगा था कि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस अपना धीरे धीरे वर्चस्व खोती जा रही है। इस भीषण नरसंहार पर काफी समय तक देश में उथल पुथल मची रही। तत्कालीन भाजपा सरकार ने जहां इस मामले के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया, तो वहीं केंद्र में रही यूपीए सरकार ने इस घटनाक्रम की जांच एनआईए को सौंपी। 7 साल बीत जाने के बाद भी अब तक कांग्रेस को न्याय नहीं मिल पाया है। अब तो वे उम्मीदें छोड़ चुके हैं। 7 साल हो गए लेकिन अभी तक तो सिर्फ जांच ही चल रही है, न्याय तो आज तक दिखा नहीं। और अभी भी ऐसा आगे लग नहीं रहा है कि संभावना भी नहीं है कि बहुत जल्द मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का है कि अब तक जांच चल रही है और अभी तक हमारे सामने कुछ ऐसे तथ्य नहीं आ पाए हैं, लेकिन पूरा विश्वास है संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि उन आत्माओं को जरूर और साथ ही प्रदेश की लाखों करोड़ों जनताओं को
ये विश्वास जरूर मिलेगा। जो भी इसमें दोषी है उसको सजा निश्चित रूप से मिलेगी। अभी तक न्याय नहीं मिला है। न्याय की आशा में आज पूरे कांग्रेस परिवार 7 साल से इंतजार कर रहा है। बहरहाल झीरम कांड की घटना पर आज तक ये सवाल आम लोग भी उठाते रहे हैं कि इतने बड़े हत्याकांड के पीछे वाकई नक्सली थे या फिर कुछ और, क्योंकि आम जनता जहां इस घटनाक्रम के पीछे का सच जानना चाहती है तो वही कांग्रेस नेता इसकी हकीकत। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर।